मैं जातिगत जनगणना का समर्थन करने वाले लालू राबड़ी पुत्र तेजस्वी यादव को यही कहना चाहता हूं कि जिस प्रकार से लालू यादव ने आपको विधायक और मुख्यमंत्री बनाने का सपना देखा, आपके एक भाई को विधायक और उप मुख्यमंत्री बनाने का सपना देखा, मीसा भारती को जो है लोकसभा से मैं भेजा और जिस प्रकार से राबड़ी देवी को विधान परिषद में भेजा, लालू यादव को इस कारण से परिवारवाद का पितामह कहा जा सकता है। लालू यादव पिछड़ों के मसीहा तो थे 90 तक, लेकिन वो अकेले नहीं थे। नीतीश कुमार जी भी पिछड़ों के मसीहा थे, रामविलास पासवान जी भी पिछड़ों के मसीहा थे और शरद यादव जी भी बिहार में जो राजनीति कर रहे थे वो पिछड़ों की राजनीति कर रहे थे। ठीक हो गया। लालू यादव अपने प्रारंभिक राजनीतिक काल में गरीबों के मसीहा थे। जब सत्ता उनके हाथ में आया तो उन्होंने एक नया दल बना करके लोकतंत्र का गला घोंट दिया। जब सत्ता के साथ वो चलने लगे तो भ्रष्टाचार के हेडमास्टर हो गए और अंत में अभी वो परिवारवाद के पितामह के रूप में जो है भारतीय राजनीति में अपना जीवन बिता रहे हैं। मैं बिहार की जनता की ओर से राहुल गांधी का ध्यान आकृष्ट कराना चाहता हूं कि 1980 से 1990 के 10 वर्षीय कांग्रेस के बिहार के शासनकाल में जगन्नाथ मिश्र, चंद्रशेखर सिंह, बिंदेश्वरी दुबे, भागवत झा आजाद, सत्येंद्र नारायण सिन्हा यानी सत्येंद्र बाबू और फिर से जगन्नाथ मिश्र, ये 10 साल में जो उन्होंने 6 के 6 सवर्ण मुख्यमंत्री दिए, यानी 4 ब्राह्मण और 2 राजपूत मुख्यमंत्री दिए, कांग्रेस के इसी कदम के कारण बिहार में लालू प्रसाद जी, रामविलास पासवान जी, नीतीश कुमार जी और शरद यादव जी के नेतृत्व में पिछड़ों के अंदर जन चेतना का उदय हुआ और ये लोग पिछड़ों के मसीहा बन गए। नमस्कार दोस्तों, लोकतांत्रिक आवाज़ में आपका स्वागत है। मैं रजनीश सिंह तोमर, राष्ट्रीय संयोजक, लोकतांत्रिक आवाज़ में भारत की जनता को हाथ जोड़कर नमस्कार करता हूँ। दोस्तों, जब से जातिगत जनगणना का निर्णय नरेंद्र मोदी साहब के कैबिनेट ने लिया है तो लोग अलग अलग एंगल से अलग अलग नेताओं के भूमिकाओं की भी चर्चा शुरू की है। तो मुझे लगा कि बिहार में अगर लालू प्रसाद यादव जी का, जो कि जातिगत जनगणना के उनके पुत्र कहते हैं कि बहुत बड़े समर्थक थे, तो एक बार अगर उनके बारे में लोगों को ठीक से पता चले तो हम एक जातिगत जनगणना पर किस नेता का क्या स्टैंड था ये पता चले। तो आज हमने एक वीडियो बनाने का फैसला किया है कि लालू यादव क्या है। क्या लालू यादव पिछड़ों के मसीहा थे? मैं वीडियो शुरू करने के पहले ही कह देता हूं कि इस बात को नकारा भी नहीं जा सकता है। लालू यादव के पूरे जीवन को अगर एक ही तराजू में तौलिएगा तो वो सही नहीं होगा। लेकिन फिर क्या ये लोकतंत्र के विनाशक थे? तो यह भी दिखता है जो मैं आज चर्चा करूंगा। भ्रष्टाचार के हेडमास्टर थे, ये तो मैं थोड़ा कम लिखा हूं। हमें तो लगता है कि यूनिवर्सिटी के जो है ये वाइस चांसलर थे। और परिवारवाद के पितामह थे, यहाँ भी मैं इनको थोड़ा कम उपाधि दिया हूँ, पर पितामह भी इनको कहा जा सकता है। तो सबसे पहले दोस्तों हमने लालू प्रसाद यादव जी के लाइफ को एक जगह कंक्लूड किया है और मैं पहले ये दिखाना चाहता हूँ कि लालू प्रसाद यादव पिछड़ों के मसीहा कैसे थे और क्या वो अकेले थे, बाकी लोग नहीं थे। तो सबसे पहले दोस्तों ध्यान दीजिएगा, लालू प्रसाद यादव जी 1973 में पटना विश्वविद्यालय में छात्र संघ के अध्यक्ष बने और ये हर कोई जानता है कि जिस समय लालू प्रसाद पटना यूनिवर्सिटी के छात्र संघ के अध्यक्ष बने
उनके पास कोई राजनीतिक बैकग्राउंड नहीं था, एक अत्यंत गरीब घर से वो बिलोंग करते थे। तो एक तरह से लालू यादव वहाँ पर अपने मेहनत के बल पे आए। उसके बाद जो है 1974 में लालू यादव जयप्रकाश नारायण आंदोलन में शामिल हो गए और जेल भी गए। तो लालू प्रसाद जो हैं एक संघर्षशील नेता भी हैं, इससे भी इनकार नहीं किया जा सकता है। उसके बाद जब ये आंदोलन के बाद 1977 का चुनाव आया तो लालू प्रसाद यादव छपरा से लोकसभा का चुनाव लड़े और पहले ही बार में ये चुनाव जीतकर लोकसभा पहुंच गए। लालू यादव यहां तक तो पिछड़ों के नेता यानी पिछड़ों के एक संघर्षशील व्यक्ति के रूप में उभर कर आए हैं। उसके बाद वो 1980 के लोकसभा चुनाव को हार गए, लेकिन जब बिहार में 1980 में चुनाव हुआ तो वो छपरा के सोनपुर, छपरा के पास सोनपुर है, सोनपुर विधानसभा से वो विधायक हो गए। अब लालू के पास इस चुनाव में एक उपलब्धि तो था, एक नहीं तीन था, कि वो पटना विश्वविद्यालय के छात्र संघ के अध्यक्ष रह चुके थे, जेपी आंदोलन में लड़ चुके थे और एक बार लोकसभा का मेंबर रह चुके थे। लेकिन इसके पीछे लालू जी के कोई राजनीतिक हैसियत नहीं था, ये अपने दम पे पहुँचे। उसके बाद 85 में फिर चुनाव हुआ, फिर छपरा के पास जो सोनपुर है वहाँ से वो विधायक हो गए। लालू प्रसाद अभी भी पिछड़ों के ही नेता हैं। जब 1990 में बिहार विधानसभा का चुनाव हुआ तो उस समय बीपी सिंह प्रधानमंत्री थे, जिन्होंने रामसुंदर दास जी को, जो पहले भी मुख्यमंत्री रह चुके थे, उनको अपना कैंडिडेट घोषित करने का प्रयास किया। उनके सामने चंद्रशेखर जी जो हैं वो भी उसमें बड़े नेता थे, बाद में प्रधानमंत्री भी बने, तो वो रघुनाथ झा को मुख्यमंत्री के रूप में प्रोजेक्ट किए और देवीलाल जी लालू प्रसाद को प्रोजेक्ट किए। तो वो जो 90 में लालू जी मुख्यमंत्री बने, वह एक लोकतंत्र का ही मुख्य धारा था, क्योंकि उसमें एमएलए वोटिंग किया और उस वोट में लालू यादव जीत करके और तब बने वो मुख्यमंत्री। लेकिन दोस्तों, लालू यादव जिस पिछड़े वर्ग को नेतृत्व कर रहे थे, तो उस समय बिहार में ये 3 उदयमान चेहरा भी थे जो पिछड़ों की राजनीति ही कर रहे थे। तो लालू यादव पिछड़ों के मसीहा तो थे 90 तक, लेकिन वो अकेले नहीं थे। नीतीश कुमार जी भी पिछड़ों के मसीहा थे, रामविलास पासवान जी भी पिछड़ों के मसीहा थे और शरद यादव जी भी बिहार में जो राजनीति कर रहे थे वो पिछड़ों की राजनीति कर रहे थे। तो आज मैं लालू प्रसाद यादव के 1990 तक के राजनीतिक कैरियर के आधार पर यह कहना चाहता हूं कि लालू प्रसाद यादव अपने प्रारंभिक समय में पिछड़े और गरीबों के मसीहा थे। उन्होंने पिछड़ों की राजनीति की, लेकिन वो अकेले नहीं थे। उनके साथ साथ उनके समानांतर नीतीश कुमार, क्या कहते हैं, शरद यादव और रामविलास पासवान जी भी गरीब और पिछड़ों की ही राजनीति कर रहे थे, तो उन्हें भी उस मसीहा की श्रेणी में रखा जा सकता है। दूसरा, लालू यादव जो पिछड़ों की राजनीति किए, या मान लीजिए रामविलास पासवान जी, नीतीश कुमार, तो उसमें लालू प्रसाद को पिछड़ों के मसीहा को के रूप में स्थापित करने में कांग्रेस की भी महत्वपूर्ण भूमिका है। ये लोग भूल जाते हैं। हमेशा ध्यान रखिएगा कि जब भी सत्ता में आप किसी एक ही वर्ग को बिठाते रहेंगे तो दूसरे वर्ग में जो है एक खलबलाहट सी होगी कि हमारे वर्ग के लोगों को सत्ता क्यों नहीं मिल रहा। अगर आप बिहार को देखें तो 1977 से बिहार में पिछड़ों के अंदर चेतना का जो है प्रारंभ हुआ
और वो करने वाले थे हमारे भारत रत्न कर्पूरी ठाकुर जी, क्योंकि 77 में कर्पूरी ठाकुर जी दोबारा मुख्यमंत्री बने। तो 77 में जब वो मुख्यमंत्री बने और वो 79 तक मुख्यमंत्री रहे, उसके बाद जब कर्पूरी ठाकुर जी को हटाया गया तो एक दलित नेता को ही मुख्यमंत्री बनाया गया और वो थे रामसुंदर दास। तो रामसुंदर दास 1979 से 80 तक रहे। लेकिन दोस्तों, जैसे ही 1980 में कांग्रेस को बहुमत आया, मैं इसीलिए कह रहा हूँ कि लालू प्रसाद यादव, रामविलास पासवान जी, नीतीश कुमार और शरद यादव को पिछड़ों का नेता या मसीहा बनाने में बिहार में कांग्रेस की अग्रणी भूमिका है। अब आप सोचिए, 1980 से 1990 तक बिहार में लगातार 10 साल तक कांग्रेस का शासन रहा। कांग्रेस ने 10 वर्षों में व्यक्ति के आधार पे 5 मुख्यमंत्री और कार्यकाल के आधार पे 6 मुख्यमंत्री दिए। और आपको जानकर आश्चर्य होगा कि 6 में 4 ब्राह्मण और 2 राजपूत मुख्यमंत्री दिया। जरा दोस्तों देखिए, सबसे पहले जगन्नाथ मिश्र जी को मुख्यमंत्री बनाया गया, उसके बाद चंद्रशेखर सिंह जी को बनाया गया, उसके बाद आप क्या देखें, बिंदेश्वरी पाठक को बनाया गया, फिर भागवत झा आज़ाद को बनाया गया, फिर सतेंद्र बाबू को बनाया गया, फिर जगन्नाथ मिश्र को बनाया गया। ये कांग्रेस की जिम्मेदारी है और कांग्रेस के ऊपर ही ये जो है आरोप लगेगा कि कांग्रेस के कारण जो है ये लोग पिछड़ों की राजनीति किए। अगर कांग्रेस इस समय अपने पार्टी में से किसी पिछड़ों को भी मुख्यमंत्री बनाए होते तो शायद लालू प्रसाद जी या नीतीश कुमार जी को जो मिलना चाहिए, जितना एक्सपोजर मिला, वो नहीं मिलता। मैं आज बिहार की जनता की ओर से राहुल गांधी जी को ये कहना चाह रहा हूँ, बल्कि उनका ध्यान दिलाना चाह रहा हूँ कि बिहार में 1980 से 1990 के बीच जो कांग्रेस का शासन रहा, उसमें कांग्रेस ने 6 मुख्यमंत्री दिए, जिसमें 4 ब्राह्मण और 2 राजपूत मुख्यमंत्री थे। दोस्तों, मैं इसको फिर से बता देता हूँ। मैं बिहार की जनता की ओर से राहुल गांधी का ध्यान आकृष्ट कराना चाहता हूँ कि 1980 से 1990 के 10 वर्षीय कांग्रेस के बिहार के शासनकाल में जगन्नाथ मिश्र, चंद्रशेखर सिंह, बिंदेश्वरी दुबे, भागवत झा आज़ाद, सत्येंद्र नारायण सिन्हा यानी सतेंद्र बाबू और फिर से जगन्नाथ मिश्र, ये 10 साल में जो उन्होंने 6 के 6 सवर्ण मुख्यमंत्री दिए, यानी 4 ब्राह्मण और 2 राजपूत मुख्यमंत्री दिए, कांग्रेस के इसी कदम के कारण बिहार में लालू प्रसाद जी, रामविलास पासवान जी, नीतीश कुमार जी और शरद यादव जी के नेतृत्व में पिछड़ों के अंदर जन चेतना का उदय हुआ और ये लोग पिछड़ों के मसीहा बन गए। अब आइए दोस्तों, लालू यादव जी लोकतंत्र के विनाशक कैसे हैं। मुझे याद है कि अगर लालू जी 1980 में कोई उनसे पूछता तो वो कांग्रेस पर ही आरोप लगाते कि लोकतंत्र कहाँ है। वो बार बार यही कहते कि गरीब गुरबा की सरकार कहाँ है। लेकिन जब लालू प्रसाद चारा घोटाले में फंस गए और जब जनता दल में उनके साथ जो समर्पित भाव से काम करने वाले उनके साथी मित्र थे, नीतीश कुमार, रामविलास पासवान और शरद यादव, जब लालू प्रसाद को इस्तीफा देने के लिए ये लोग दबाव बनाने लगे तो लालू यादव ने बहुमत की अनदेखी कर 1997 में राष्ट्रीय जनता दल बना करके लोकतंत्र का गला घोंटने का प्रयास किया। आज मैं तेजस्वी यादव को यही कहना चाहूँगा कि आपके पिताश्री लालू प्रसाद यादव जब चारा घोटाले में फंस गए और जनता दल में रामविलास पासवान जी, नीतीश कुमार और शरद यादव जी के द्वारा
उन पर इस्तीफे का दबाव डाला गया तो लालू प्रसाद जी ने लोकतंत्र का गला घोंट करके जनता दल से अपना नाता तोड़ करके राष्ट्रीय जनता दल बनाया और अपनी तानाशाही व्यवस्था को वहाँ लागू किया। ये है लालू यादव का दूसरा रूप। अब आइए भ्रष्टाचार के हेडमास्टर, अब इसमें क्या कहना है। चारा घोटाला, लैंड फॉर जॉब, ऐसा कोई जगह ही नहीं जहां लालू यादव को अगर मौका मिला हो और उसमें भ्रष्टाचार का उजागर ना हुआ हो। तो आज मैं तेजस्वी यादव को फिर यही कहना चाह रहा हूं, फिर से मैं कह रहा हूं, आज मैं लालू राबड़ी पुत्र तेजस्वी यादव को यही कहना चाह रहा हूं कि आपके पिताजी सत्ता में जहां उनको मौका मिला, जब वो काम करके वहां से हटे तो वहां एक घोटाला ही उजागर हुआ। इसलिए लालू प्रसाद यादव जी को भ्रष्टाचार का हेडमास्टर कहा जा सकता है। और अंत में वंशवाद आपके सामने है। तेजस्वी यादव विधायक और लालू जी चाह रहे हैं मुख्यमंत्री हो जाए। तेज प्रताप यादव इनका दूसरा बेटा, लालू जी चाह रहे हैं कि यह मंत्री या उप मुख्यमंत्री हो जाए। मीसा भारती लालू जी के सबसे बड़ी बेटी, बल्कि हमारी बड़ी बहन, इनको इन्होंने लोकसभा भेज दिया है। लालू जी की पत्नी राबड़ी देवी, यानी मेरे लिए वो माता के समान हैं, चाची, इनको ये विधानसभा में भेज दिए। तो मैं जातिगत जनगणना का समर्थन करने वाले लालू राबड़ी पुत्र तेजस्वी यादव को यही कहना चाहता हूं कि जिस प्रकार से लालू यादव ने आपको विधायक और मुख्यमंत्री बनाने का सपना देखा, आपके एक भाई को विधायक और उप मुख्यमंत्री बनाने का सपना देखा, मीसा भारती को जो है लोकसभा से मैं भेजा, और जिस प्रकार से राबड़ी देवी को विधान परिषद में भेजा, लालू यादव को इस कारण से परिवारवाद का पितामह कहा जा सकता है। तो दोस्तों, अंत में मैं यही कहूँगा कि यदि लालू प्रसाद यादव के संपूर्ण राजनीतिक कैरियर को देखा जाए तो लालू प्रसाद यादव मैं फिर से बोल रहा हूँ, यदि लालू प्रसाद यादव के संपूर्ण राजनीतिक कैरियर को देखा जाए तो अपने प्रारंभिक राजनीतिक काल में लालू प्रसाद गरीबों के मसीहा थे। जब उनके हाथ में सत्ता आया तो उन्होंने लोकतंत्र का गला घोंट करके अपने मातृ दल जनता दल को छोड़कर एक नया दल राष्ट्रीय जनता दल बनाया। लालू प्रसाद यादव जी को जहां जहां सत्ता में काम करने का मौका मिला वहीं भ्रष्टाचार उजागर हुआ, और लालू यादव अपने परिवार के ही लोगों को हर जगह जो है रखना चाहते हैं। लालू यादव अपने प्रारंभिक राजनीतिक काल में गरीबों के मसीहा थे। जब सत्ता उनके हाथ में आया तो उन्होंने एक नया दल बना करके लोकतंत्र का गला घोंट दिया। जब सत्ता के साथ वो चलने लगे तो भ्रष्टाचार के हेडमास्टर हो गए, और अंत में अभी वो परिवारवाद के पितामह के रूप में जो है भारतीय राजनीति में अपना जीवन बिता रहे हैं। तो इसी के साथ दोस्तों, जय हिंद, जय बिहार।